हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज ये पार्ट 2 रहेगा हमारा इस वीडियो सीरीज का और इस पार्ट 2 में हम आरसीसी के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। याद रहे कि ये जो वीडियो सीरीज चल रही है ये जेकेएसएसबी के जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस एग्जाम पेपर्स पे बेस्ड है। ठीक है, पहले पार्ट में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और पार्ट 2 में हम आरसीसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और एक बात याद रहे कि ये जो पेपर मैंने यहाँ पर ये जो वीडियो हमने बनाई हुई है ये हमने दो पेपर्स को कंपाइल करके बनाई हुई है। 2013 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी और 2015 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उन दोनों को कंपाइल करके हमने ये वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन ए कॉलम शुड बी। पूछा गया है कि जो कॉलम होता है उनमें लॉन्गिट्यूडनल बार्स का मिनिमम डायमीटर कितना रहना चाहिए। अब देखिए, जैसे हम आरसीसी को स्टडी करते हैं या कुछ किसी भी जगह कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और चीज़ को हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। ठीक है, उस इंडियन स्टैंडर्ड कोड की हमने अपनी कंस्ट्रक्शन को चलाना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उस इंडियन स्टैंडर्ड की कोड के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूडनल बार्स का मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 12 mm। ठीक है, ये IS 456 कोड के अकॉर्डिंग है कि आपका 12 mm मिनिमम डायमीटर होना चाहिए जब आप कॉलम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर अ सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ 250 mm विड्थ एंड 700 mm इफेक्टिव डेप्थ द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फॉर M20 एंड FE415 विल बी। पूछा गया है कि आपका एक बीम दिया गया है जिसकी आपको विड्थ भी दी गई है और इफेक्टिव डेप्थ भी दी गई है। अब न्यूट्रल एक्सिस पूछी गई है कि वो कितनी होगी एज पर वर्किंग सिट्रस मेथड। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20। जैसे ही आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 पता चला तो आपको क्या माइंड में आना चाहिए कि इसका सिग्मा CBC यानी कि कंक्रीट का सिट्रस कितना है कंप्रेशन में। ठीक है, वो आपको पता आएगा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद FE415 है तो उससे क्या पता चलेगा, सिग्मा ST यानी कि स्टील की कितना सिट्रस ले रहा है स्टील। ठीक है, टेंशन वाली साइड में वो दोनों आपको पता चल जाएंगे वैल्यू। अगर वो दोनों पता चल गए तो उसके बाद ये क्वेश्चन इजी रहेगा। इसका आंसर तो ये रहेगा, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर M20 सिग्मा CBC इज 7। ठीक है, ये अब कहाँ से, ये कोड से, लेकिन ये हमने कोड से लिया लेकिन आपको ये रट्टा मारना है कि सिग्मा CBC का वैल्यू फॉर M20 ग्रेड 7 है। ठीक है, वैसे ही आपका M25 के लिए कितना होगा, सिग्मा CBC M30 के लिए कितना होगा वो आपने याद ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर FE कितना था हमारे पास 415 के लिए सिग्मा ST हम लेते हैं 230। ऐसे आपने FE 500 के लिए लेना है, FE 250 के लिए लेना है, यानी कि वो याद रखना है। ठीक है, अब आया नेक्स्ट चीज़ आपने क्या निकालना है कि M यानी कि मॉड्यूलर रेशो। मॉड्यूलर रेशो कैसे हम निकालते हैं, 280 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स सिग्मा CBC। ठीक है, इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो M की वैल्यू आ जाएगी 13। उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखनी है M सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई सिग्मा ST इज इक्वल टू N अपॉन D माइनस N। ठीक है, अब M का वैल्यू अभी आपने निकाला मॉड्यूलर रेशो, सिग्मा CBC का अभी निकाला फॉर M20 ग्रेड और सिग्मा ST भी अभी हमने निकाला फॉर FE415। ठीक है, उसके बाद जब हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पर इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यही हमें निकालना था कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी रहेगी। वो हो गया N इज इक्वल टू 202। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज टेकन एज। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी लेते हैं। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो कितना लेते हैं हम लिमिट स्टेट में। ठीक है, अगर आपको वो पता है कि आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे हम, FCK डिवाइडेड बाई 1.5 यानी कि FCK डिवाइड बाई 1.5 क्या होता है, वो यानी कि 1 डिवाइड बाई 1.5 इट इज 0.67। FCK तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर यानी कि आंसर हमारा रहेगा बी ऑप्शन 0.670 FCK। अब अगर स्टील का पूछता ये सेम, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की जगह स्टील का पूछता, तब आप क्या करते, स्टील में हम कितना लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 यानी कि 1 डिवाइड बाई 1.15 इंटू FCK। ठीक है, तो वो आ जाता हमारे पास स्टील का। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 0.670 FCK। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन आइदर डायरेक्शन ऑफ स्लैब इन केस ऑफ HYSD बार्स शुड बी। पूछा गया है कि स्लैब में आइदर डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। ठीक है, तो उसमें मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितनी रहनी चाहिए।
अब यहाँ पर होता है दो टाइप्स के बार्स होते हैं, एक होते हैं HYSD बार्स और दूसरे होते हैं प्लेन बार्स, ठीक है। दोनों में अलग अलग रीइंफोर्समेंट लगती है। अब HYSD का पूछा है यहाँ पर, हो सकता है कि आपके एग्जाम में वो प्लेन का भी पूछे, ठीक है। तो HYSD में कितना रहता है 0.12 HYSD बार्स के लिए और 0.15 प्लेन बार्स के लिए, ये दोनों वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा 0.12 फॉर HYSD बार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। To limit the vertical deflection, span by depth ratio for a cantilever beam for span up to 10 meters should be। अगर आपने वर्टिकल डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो स्पैन बाय डेप्थ रेशो कैंटिलीवर बीम के लिए कितना रहना चाहिए? अप टू 10 मीटर, ये अलग अलग रहता है। कैंटिलीवर के लिए हम अलग लेते हैं, सिंपली सपोर्ट के लिए अलग, कंटिन्यूस के लिए अलग। और अगर ये जो स्पैन है 10 मीटर से एक्सीड कर जाता है तो उन वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। फिलहाल आपने याद रखना है कि 10 मीटर के लिए आपने कितना लेना है। तो यहाँ पर ये टेबल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। कैंटिलीवर के लिए आपने 7 लेना होता है ये, ठीक है, स्पैन बाय डेप्थ रेशो। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम का पूछता तो 20 होता है, अगर कंटिन्यूस बीम का पूछता तो 26 होता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर पूछा गया था कैंटिलीवर का, तो उसमें आंसर आएगा 7, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू यूज इन एन RCC स्ट्रक्चर नियर द सी कोस्ट। अब गाइस याद रहे पूछा क्या गया है कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड, कि अगर आप सी कोस्ट के नज़दीक अपनी RCC वर्क कर रहे हो तो उसमें कंक्रीट का ग्रेड आप कितना लोगे। अब ये याद ही करना है अपनी टेबल। PCC का कितना रहता है मिनिमम ग्रेड, RCC का कितना रहता है, वाटर टैंक्स का कितना रहता है। PCC अगर आप यूज़ कर रहे हो सी वाटर के नज़दीक तो कितना मिनिमम ग्रेड रहना चाहिए। RCC अगर आप सी वाटर के नज़दीक यूज़ कर रहे हो तो कितना ग्रेड, प्रिटेंशनिंग में कितना, ये सब वैल्यूज़ आपने याद करनी, इनमें से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा गया था RCC का नियर सी कोस्ट, तो इसमें रहता है आंसर आपका M30, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन जो है ये 2013 रिक्रूटमेंट में पूछा गया था और उसके बाद 2015 का जो मैं आगे दिखाऊंगा क्वेश्चन उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि दिखाता है कि इस टेबल में से ज़रूरी न ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर प्रिटेंशन मेंबर्स। देखिए अभी मैंने कहा कि ये टेबल आपने रटना है कि PCC में कितना है, RCC में कितना है, वाटर टैंक्स में कितना है। अभी एक क्वेश्चन आया था लास्ट वाला कि RCC जब आप सी वाटर के नज़दीक यूज़ करेंगे तो क्या मिनिमम ग्रेड रहना चाहिए कंक्रीट का। अब सेकंड क्वेश्चन इसी टेबल में से कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्रिटेंशन मेंबर्स, तो प्रिटेंशन मेंबर्स के लिए हम कितना लेते हैं M40, ठीक है। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, पोस्ट टेंशन भी पूछ सकता है, PCC सब्जेक्ट टू सी वाटर पूछ सकता है, वाटर टैंक्स का पूछ सकता है, RCC पूछ सकता है, PCC पूछ सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ये पूरा टेबल जो है 7-8 वैल्यूज ये आपने याद ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ रेशो यानी कि XU मैक्स डिवाइडेड बाई D फॉर Fe415 HYSD बार्स कितना होता है Fe415 के लिए। तो ये भी एक छोटा सा टेबल है, इसको भी आपने याद करना है। Fe250 के लिए कितना लेते हैं हम 0.53D, Fe415 के लिए कितना 0.48D, Fe500 के लिए 0.46D। आप इसको यूज़ कीजिए, बहुत जगह क्वेश्चंस में लगातार यूज़ करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए, आपको ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे एक बार देखोगे तो ये एग्जाम में आपको याद नहीं आएगा, ये इधर उधर होगा कि Fe250 में कितना था 0.48 या 0.46, ठीक है। तो कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए प्रिसिट्रस्टेड मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज। अगर आप प्रिसिट्रस्टेड मेंबर यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो क्या एडवाइजेबल होता है। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट आप अप्लाई कीजिए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट बट हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्टील, ठीक है। अब इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि प्रिसिट्रस्टेड मेंबर क्या होता है। प्रिसिट्रस्टेड मेंबर क्या होता है, यानी कि प्रिस से ही मतलब पता चलता है कि प्रिसिट्रस मेंबर वो मेंबर हुआ जिसमें ऑलरेडी स्ट्रेसेस डेवलप हुए हों, ठीक है। तो अब अगर ऑलरेडी स्ट्रेसेस डेवलप हुए हों तो यानी कि उसमें जिम्मेदारी जो है वो बहुत बढ़ गई है, यानी कि उसमें हमने हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई टेंसाइल स्टील दोनों यूज़ करने हैं, ठीक है। यानी कि कंक्रीट यूज़ करें हम या स्टील यूज़ करें, दोनों हाई स्टैंडर्ड के होनी चाहिए। तो इसमें आंसर आपका रहेगा D ऑप्शन, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्टील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The section in which concrete is fully stressed to its permissible value when stress in steel reaches its maximum value is called।
अब देखिए, जब आप आरसीसी पढ़ते हैं तो आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन एंड नेक्स्ट इज अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब बैलेंस्ड सेक्शन कौन सा होता है कि जिसमें स्टील और कंक्रीट की जो यील्डिंग वैल्यू जो है साइमल्टेनियसली आती है, ठीक है। अब ओवर रीइंफोर्स्ड में किस में आता है, ओवर रीइंफोर्स्ड में कंक्रीट में आता है पहले यील्डिंग वैल्यू, उसके बाद स्टील में आता है, ठीक है। और अंडर में क्या आता है, पहले स्टील में आता है उसके बाद कंक्रीट में आता है। अब यहां पर पूछा गया है क्या गया है, देखो थोड़ा बहुत इसने ट्विस्ट करके पूछा है क्वेश्चन। कंक्रीट इज फुल्ली स्ट्रेस्ड टू इट्स परमिसिबल वैल्यू, यानी कि कंक्रीट जो है अभी कहां पर पहुंचा है, परमिसिबल वैल्यू पे पहुंचा है, ठीक है। व्हेन स्ट्रेस इन स्टील रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन स्ट्रेस जो है स्टील में वो तो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है और कंक्रीट वाला भी परमिसिबल पे ही है, ठीक है। तो पूरे से दिमाग खोल के इस क्वेश्चन को पढ़ना है 2-3 बार, तब जाके आपका थोड़ा बहुत इसका आइडिया आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है। तो इसमें आंसर रहेगा आपका अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अंडर क्यों, क्योंकि पहले बोल रहा है कि स्टील रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि स्टील तो मैक्सिमम पे पहुंच गया है, कंक्रीट तो अभी परमिसिबल पे ही चल रहा है, यानी कि परमिसिबल से आगे भी जा सकता है, लेकिन स्टील जो है वो पहुंच चुका है मैक्सिमम पे, तो यानी कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड्यूलर रेशो इज डिफाइंड एज, मॉड्यूलर रेशो क्या होता है, मॉड्यूलर रेशो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन कंक्रीट, यानी कि ES अपॉन EC, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब ये भी आपने याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको हो सकता है कि इसका उल्टा हो जाए, यानी कि आप लिखेंगे EC अपॉन ES, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे से क्लियर करके जाना है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड्यूलर रेशो फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज, M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए मॉड्यूलर रेशो पूछा गया है। मॉड्यूलर रेशो क्या होता है, पहले ही हमने अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व की थी उसमें हमने देखा था, M इज इक्वलेंट टू 280 अपॉन 3 टाइम्स सिग्मा CBC। अब सिग्मा CBC M20 ग्रेड के लिए क्या है, मैंने कहा ये कोड पे दिया होगा लेकिन आपने ये याद करना है, ठीक है। M20 के लिए कितना है, 25 के लिए कितना है, 30 के लिए कितना है, 40 के लिए कितना है, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पर 20 का पूछा गया है तो इसमें होता है 7, यानी कि सिग्मा CBC की वैल्यू होती है 7। अब अगर मॉड्यूलर रेशो पता करना है तो M इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू सिग्मा CBC की जगह क्या लिखेंगे 7, तो वो आ जाता है हमारे पास 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रीप इन कंक्रीट इज नॉट इफेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जब भी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरा फोकस कहाँ पर जाना चाहिए आपका, नॉट पे। यहाँ पर जो नॉट पूछा गया है, नॉट इफेक्टेड वाला, ठीक है, इसको हाईलाइट कीजिए, नॉट इफेक्टेड पूछा गया है, इफेक्टेड नहीं पूछा गया है। अब सबसे पहला ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, इस पर तो सीधी बात है कि क्रीप क्या होता है, उस पर तो डिपेंड ऑटोमेटिकली है ना कि स्ट्रेस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा वो कि कितना स्ट्रेस लग रहा है क्रीप। एज एट द कमेंसमेंट ऑफ लोडिंग, अब एज कितनी है लोडिंग पे, ये लोडिंग भी चेंज होती जा रही है, ठीक है, यानी कि 3 डेज से स्ट्रेंथ कुछ अलग होगी, 7 डेज कुछ अलग होगी, 28 डेज कुछ अलग होगी, तो उस पर भी ये डिपेंड करेगा। थर्ड इज ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, कितने टाइम के लिए ड्यूरेशन लोड लग रहा है वहां पर, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। फोर्थ इज ओनली द स्ट्रेस ड्यू टू विंड, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पूछ रहा है कि स्ट्रेस ड्यू टू विंड, तो अब ये वाला ऑप्शन गड़बड़ है, यानी कि नॉट इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा। अगर इफेक्टेड पूछता तो पहले 3 आते, अब अगर इसने लेकिन क्या पूछा है कि नॉट इफेक्टेड, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर द डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स इज, कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड कोड हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट मिक्स के डिजाइन के लिए, कौन सा होता है। पहला है IS 456-2000, नेक्स्ट इज 800-2007, थर्ड इज 875-1987 एंड फोर्थ इज 10262-2009। डिजाइन मिक्स के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी 10262 वाला, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर सारे याद रखने हैं कि RCC के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, RCC के लिए हम यूज करते हैं 456, या स्टील के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, प्रेस्टर्स कंक्रीट के लिए कितना यूज, कौन सा वाला कोड यूज करते हैं हम, फाइन और कोर्स एग्रीगेट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, डिज़ाइन लोड के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ये भी आपने सारे याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया था डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स का, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन पूछ सकता है कुछ और भी पूछ सकता है, स्टील का पूछ सकता है, डिज़ाइन मिक्स को आज पूछा, नेक्स्ट वाले में सपोज आप वो पूछेगा डिज़ाइन लोड फॉर बिल्डिंग्स, उसमें कौन सा कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सारे आपने याद करने। नेक्स्ट इज with the question is which of the following grades of concrete is used as a minimum grade for RCC design near the sea coast। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन जो है ये 2013 में और 2015 वाली जो रिक्रूटमेंट हुई है दोनों में रिपीट हुआ है।
कौन सा ग्रेड हम यूज़ करते हैं एमआरसी, मिनिमम ग्रेड, ठीक है, नियर द सी कोस्ट, तो इसमें रहेगा आंसर M30, अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if Fy is the yield stress and Es is the modulus of elasticity of reinforcing bars, then the maximum strain in the steel at failure is given by। स्टील का जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है वो कितना होता है, चाहे या स्टील का पूछे या कंक्रीट का पूछे, आपने दोनों का याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें कितना लेते हैं हम, Fy अपान 1.15 ES प्लस 0.002, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। अब कई बार क्या करता है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके करता है कि 1.1 डिवाइडेड बाई 1.15 है यहाँ पर, इसका वो वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो वो भी आपने याद रखना है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, 1 डिवाइड बाई 1.15 कितना आएगा। ये कभी कभी पूछ सकता है, या तो आएगा सीधा ऑप्शन ए यानी कि Fy डिवाइड बाई 1.15 ES प्लस 0.002, या पूछ सकता है 1 डिवाइड बाई 1.15 को डेसिमल में लिखेगा 0.87 Fy अपान ES प्लस 0.002, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब तो लेकिन कंक्रीट का भी आपने साथ में ही याद रखना है, ये स्टील का था, कंक्रीट का भी स्ट्रेन आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर HYSD बार्स ऑफ ग्रेड Fe 500 इज। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस HYSD बार्स के लिए ग्रेड दिया गया है 500, ठीक है। इनके लिए कितना रहता है ये भी आपने याद रखने हैं। Fe 250 के लिए कितना है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, 415 के लिए कितना है, 500 के लिए है कितना है, ये तीन वैल्यूज़ हैं, ये आपने याद रखने, कोई भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर पूछा गया है Fe 500 के लिए, तो इसमें आंसर रहेगा 275, ठीक है। Fe 250 का पूछता तो 130 to 140, Fe 415 का पूछता तो 230, Fe 500 का पूछता तो 275 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If XU is the depth of neutral axis in the limit state of collapse for flexure, the depth of center of compressive force from the extreme fiber in compression is। पूछा क्या गया है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम दी है। देखिए अगर हम यहाँ पर क्या है, बीम दिया गया है B/D डायमेंशन का। अब अगर इसकी स्ट्रेन डायग्राम हम पहले देखें तो कितना रहता है स्ट्रेन, 0 पॉइंट टॉप पे 0.0035, ठीक है, वो कंक्रीट का। अगर नीचे वाला हम देखेंगे तो वो हो गया स्टील का। नेक्स्ट क्या हो गया, स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम में क्या होता है, आप यहां पर क्या दिखाया है मैंने, यहां पर C दिखाया है एरो के साथ, यहां पर क्या लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स यहां पर लग रहा है, वो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप मोस्ट फाइबर वो कितनी होती है 0.42 XU, तो वही आपका आंसर आ गया 0.42 XU। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ ए RCC कॉलम बिटवीन एंड रेस्ट्रेंट्स शैल नॉट एक्सीड। अब अनसपोर्टेड लेंथ कितनी होती है कॉलम की, ठीक है, दो एंड्स के दरमियान, वो किस वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये भी आपका कोड से ही मिलेगा। तो इसका आंसर रहता है 60 टाइम्स इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ये आपका कोड से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑन फुल एरिया ऑफ कंक्रीट शैल बी। लिमिट स्टेट मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम, तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस कितना होना चाहिए कंक्रीट पे, कितना होता है 0.45 FCK। अब ये आता कहाँ से है, कंक्रीट का पूछा गया, तो कंक्रीट का देखते ही आपको आना चाहिए याद कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है कंक्रीट का। अगर हम करेंगे 0.67 डिवाइडेड बाई 1.5 तो वो कितना आएगा, वो आता है 0.45। अब 0.67 कहाँ से आया, सपोज हम मान लेते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है FCK, लेकिन एक्चुअल में कितनी रहती है, वो रहती है 2/3 ऑफ FCK, ठीक है। 2/3 ऑफ FCK कितना हुआ 0.67, उस 0.67 को हम डिवाइड कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो वो आ जाएगा 0.45 FCK। वही रहते हैं हमारी क्या बियरिंग स्ट्रेस ऑन कंक्रीट, ठीक है, 0.45 FCK, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट इज द अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर RCC डिजाइन एज पर IS 456 कैन बी टेकन एज। कौन सा पूछा गया है, श्रिंकेज स्ट्रेन पूछा गया है। अब यहां पर क्या देखना है, अभी अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, देखिए मैं आपको दिखाता हूं कौन सा वाला। यहां पर अब देखिए, यहां पर स्ट्रेन कितना लिया है मैक्सिमम कंक्रीट में 0.0035, तो यही पूछा गया है आपका फिर से कि कितना रहता है अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर RCC डिजाइन। ये आपने याद रखना है कि कंक्रीट में कितना लेते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन और स्टील में कितना लेते हैं, ठीक है, 0.0035 mm पर मीटर कुछ नहीं है, यानी कि एक यूनिट लेंथ में इतने mm चेंज हो रहा है।
ये कहाँ से लिया गया है? अगर आप देखना चाहते हो कि आपने सर ये कैसे लिया खुद से ही कि स्टील का इतना और कंक्रीट का इतना, ये आपका एजम्पशंस में आता है जब आप लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर पढ़ते हैं, तो उसी में ये दिया गया है। ठीक है, स्टील का पूछे तो 0.87 FY/ES प्लस 0.002, और अगर इसका पूछे तो 0.0035। और अगर बात रहती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की, यानी कि आपके पास टेस्ट डाटा है ही नहीं, तब आप कितनी श्रिंकेज लोगे, तो वो रहती है 0.003। ठीक है, अब तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एनकरेज वैल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शैल बी इक्वल टू, कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड यू टाइप हुक जो होता है उसका एनकरेज वैल्यू। अब एनकरेज वैल्यू कितना रहता है, या आप याद रख लेना कि जो भी ये होगा 45 डिग्री बैंड के लिए 4 टाइम्स हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यू टाइप पूछा गया है, तो यू टाइप में कितने 45 डिग्री आएंगे, 180। ठीक है, टोटल एंगल जब हम यू में देखेंगे तो 180 एंगल बनेगा, यानी कि 4 × 45 पर 45 के लिए मैंने कितना कहा, 4 टाइम्स, यानी कि 4 × 45 यानी कि 4 × 4 यानी कि 16 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ बार। ठीक है, next is side face reinforcement shall be provided along the two faces of a reinforced concrete beam when the depth of web exceeds। नॉर्मली जो होता है कंक्रीट बीम उसमें हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब हमने कब साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, वो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब डेप्थ ऑफ वेब किससे एक्सीड कर जाए, कौन सा ऐसा वैल्यू है जिससे वो एक्सीड कर जाए, तो आपने साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। नंबर 1 इज 550 mm, नेक्स्ट इज 250 mm, नेक्स्ट इज 900 mm एंड लास्ट वन इज 750 mm। तो ये भी हमने आईएस कोड से ही लिया हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा 750 mm। अब अगर पूछेगा कभी मे बी कि टॉर्शन किस में का केस यहाँ पर इंक्लूड कर दे, तब आपने डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड कब कितनी होनी चाहिए, 450, नॉर्मली 750। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 2-way continuous slab of shorter spans up to 3.5 meter with steel grade Fe415 the spanned overall depth ratio which satisfies the vertical deflection limits is। क्या पूछा गया है कि आपके पास 2-way कंटिन्यूस स्लैब दी गई है शॉर्ट स्पैन यानी कि 3.5 तक की। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि स्पैन बाय डेप्थ रेशो कितनी रहनी चाहिए ताकि वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स को कंट्रोल कर सके हम, यानी कि सेटिस्फाई कर सकें। वो रहती है यहाँ पर हमारे केस में 40। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या पूछा गया है, कंटिन्यूस स्लैब। अगर ये कंटिन्यूस स्लैब है तो 40, अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब होती तो 35। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर कंटिन्यूस पूछा है, मे बी ये पूछता है कि सिंपली सपोर्ट के लिए कितना रहता, तब रहता आंसर हमारा 35, और अभी वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेड ऑफ स्टील विच इज डिजिग्नेटेड एज टॉर 40 इन कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स इज। अब टॉर 40 किसको बोलते हैं, टॉर 50 किसको बोलते हैं, टॉर 60 किसको बोलते हैं, ये बहुत सारे ग्रेड हैं। इसमें से आपने याद रखना है कि टॉर 50 हम बोलते हैं 415 को, और अगर 500 का पूछता या टॉर 50 किसको बोलते हैं हम, तो FE 500। टॉर 55 का पूछता तो वो हो गया FE 550। ठीक है, याद रहा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हैव ए गुड टाइम।